आपकी जितनी चमक आपके चेहरों पे होनी चाहिए, वो चमक आपके चेहरों पे मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हो? कभी कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाते हो? किसी ने नहीं बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे। ये भी नहीं पता आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे? है आपको पता? आओ आप इधर आओ, आप इधर विराज, इधर आओ आप। पूरे गांव में आप ही को पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कौन थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? कितना दुर्भाग्य है कि एससी का गांव है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम नहीं जानते। आप इधर पधारो, इधर आओ। ये चीजें आश्चर्यचकित कर देने वाली है। मैं अभी चबड़ा छिबोड़ में घूम रहा था, वहां भी मैंने एक एससी बस्ती थी, हालत बहुत खराब थी। सरपंच ने होल तो करा दिया लेकिन मोटर नहीं थी सालों से। मैं गया तो मैंने कहा साहब क्या कंडीशन है? क्या साहब होल में मोटर ही नहीं है। वोट किसको देते हो? फलाने को देते हो। मैंने जब उनसे बात करी, मैंने भी वहां ये सवाल पूछा कि तुम चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं जानते। मैंने कहा मायावती जी को जानते हो? कि नहीं जानते। काशीराम जी को जानते हो? कि नहीं जानते। और फिर मैंने कहा कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को जानते हो? तो उस गांव में एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि साहब हम तो नहीं जानते। मैं सोच के एकदम हतप्रभ रह गया। बाबा रामदेव को तो जानते होंगे? बाबा रामदेव को जानते हो? रामदेवरा को नहीं जानते क्या? वहां तो सब पैदल यात्रा जाते हो ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो आपके हमारे सबके भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित और आदिवासियों के भगवान हैं। जिसके घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर किसी की मूर्ति नहीं है घर में या तस्वीर नहीं है तो हम दलित नहीं है, हम एससी के नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति थे इस हिंदुस्तान में जब दलितों के साथ छुआछूत होता था। मैंने भी देखा मेरी आंखों से। दलित भाइयों को गांव में घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता था, मंदिर पे पूजा करने नहीं दिया जाता था, कुओं में उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। और कोई हरिजन भाई किसी का टच हो जाए तो नहा धो के अपने आप को पवित्र करता था। जो व्यक्ति हमसे भेदभाव करता था, जो हमसे छुआछूत करता था, जो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथ कुएं में पानी पीने के लिए तैयार नहीं था, मंदिर पे चढ़ते थे तो हमारे साथ पूजा नहीं करते थे, वो हमारे यहां बोलते हैं भटक गए, भ्रष्ट हो गए। उनका खून और आपका खून एक ही, सबका लाल ही खून है। वो वोट देने आते हैं, वोट मांगने आते हैं जब तो नहीं भटते आपके वोटों से, जब तो वो भ्रष्ट नहीं होते। जब वो आपके घर में भीख मांगने आते हैं, आपके घर में क्रियाक्रम करते हैं, तब तो उनकी भ्रष्ट नहीं होते आपसे। जब लेने का नंबर आए, मांगने का नंबर आए, तो इन सब चीजों से जब देश आजाद हो गया था आपकी हमारी जब हालत खराब थी, और मीना आपसे दूर नहीं है, ये हम एक जैसे ही हैं, ये भी वैसे ही थे। आज आप नागौर में, जोधपुर में, चौलार में चाहोगे तो वहां मीनाओं की भी वही हालत है। इनको भी नीचे बिठाते हैं, इनको भी पंगत में दूर बिठाते हैं। मैं मीना का घर में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी पटेल थे, 30 साल से हम सरपंचाई कर रहे हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूं हमारे घर में खाना एक बेरवा बनाता है, मेरे घर में खाना बेरवा बनाता है। और आज भी आप पूछना, मेरा पेट्रोल पंप है। मैंने इसके पहले, अभी मेरी मां सरपंच है, इसके पहले मैंने एक मनोज रेगर को सरपंच बनाया एक दिन के अंदर अंदर, और आज वो मनोज रेगर मेरा पेट्रोल पंप संभाल रहा है, मेरा सारा काम धाम संभाल रहा है। बहुत बुरे हालात है, दुख होता है। केवल हम अब तक वोट देने के लिए बने हैं, केवल हमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, जबकि हमारी संख्या भी बहुत है। लाखों की संख्या है हमारी, लाखों की संख्या है। उसके बावजूद भी हमारी ये दयनीय स्थिति।
इसी चीज के लिए जब ये जो छेड़छाड़ हो रहे थे, भेदभाव हो रहे थे, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश के दलितों को इकट्ठा किया, और जो ये नागपुर है वहां उन्होंने अपना गढ़ बनाया, उन्होंने प्रयास किया। और ऐसा नहीं था, वो हरिजन थे। उनको एक राजा ने, जो दरबार थे, उनको लगा होनहार लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का, इंटेलिजेंट लड़का हो, वो हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिजीवी लड़का था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनको उन्होंने विदेश भेजा पढ़ने के लिए। फिर जब वो विदेश से पढ़ के आए, जब बैरिस्टर बन गए, वकील बन गए, लेकिन वो दुख होता था अपने समाज को देख के, अपने लोगों को देख के। सब कुछ छोड़ा उन्होंने और समाज सेवा में निकल गए। और समाज सेवा में निकले तो उन्होंने देखा कि मेरे समाज का उत्थान तभी होगा, दलित और आदिवासियों का उत्थान तभी होगा जब इनको आरक्षण मिलेगा, जब इनको आरक्षण मिलेगा, जब इनको शिक्षा मिलेगी, और ये जो बच्चे शिक्षित होंगे उसके बाद जब नौकरियों में जाएंगे, तब जाके मेरे समाज का उद्धार होगा। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर नौकरी का अगर सपना नहीं हो तो कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो इसलिए पढ़ाते हो कि हमारे बच्चे पढ़ ली जाए और कहीं न कहीं नौकरी लग जाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। ये कृपा किसी देवी देवता से नहीं हुई जो आप पैदल यात्रा जाते हो। ये अगर देन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और उसके बाद उनके बच्चों को आगे बढ़ाया, उनकी लकीर को आगे खींचा, तो खींचा काशीराम जी ने। उसके बाद काशीराम जी ने जिस समाज को, जिस वर्ग को अपने उन लोगों का पता नहीं है, जिन्होंने उन्हें दिशा दी, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता आपके बीच में आता ही नहीं है जो आपको जगाने का प्रयास करे। उनको पता जिस दिन ये जग जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी नेतागिरी की, इसलिए वो आपकी यहाँ प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो बाबा साहब अंबेडकर और भीम सेना के नाम पर जो लोग काम करते हैं उनको भी दबा दिया जाता है। मैं आपके गांव में आया हूं, आपने मुझे बुलाया है। मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, सचिन जी पायलट साहब को अपना नेता मानता हूं और यहां से चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूं। लेकिन जब मैं घूम रहा हूं, अभी देख रहा हूं, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। आप शेखावटी में चले जाओ, आप पूर्वी राजस्थान में चले जाओ, वहां के लोगों को देखो, पढ़े लिखे, हर घर में नौकरी है। आप सब मेरे युवा साथी और बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बेटियों आपसे भी कहना चाहता हूं, ये जो माँ बाप है आपके, जब आप पहली क्लास में जाते हो, नर्सरी में जाते हो पढ़ने, तब ये आपके लिए बैग लेने जाते हैं, आपके लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं, तब ये किताबें जब आपके लिए खरीदते हैं तो ये सपना देखते हैं, ये सपना देखते हैं कि मैं आज मेरे बच्चे के लिए किताब खरीद रहा हूं, मेरा बच्चा होकर एक दिन नौकरी लगेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। हमारे यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है, धंधे हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कोई चीज है तो ये है कि हमें एक आशा रहती है कि भगवान करे हमारे बच्चे सरकारी नौकरी लग जाए और हमारा पेट पल जाए, हमारा घर पल जाए। इनके सपनों को अधूरा मत छोड़ो, जी जान लगा के रात दिन मेहनत करके और पढ़ाई करो, नौकरी लगो और इन सबके चेहरों पर चमक लाओ बच्चों। और सरकार ने ये जो ओलंपिक के खेल चलाए हैं, दो ही चीज है, एक तो शिक्षित बनो, पूरे तन मन से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो तो मन में ये होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें नौकरी लगनी है, किसी भी हालत में लगनी है। इस दुनिया का सबसे आसान काम, मैं राजनीति में हूं, इस दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो केवल पढ़कर नौकरी लगना है। धंधे बहुत है, आप अगर पैसे लगाकर कोई दुकान खोल लो तो ये गारंटी नहीं है कि वो दुकान चलेगी, गारंटी नहीं कि कोई धंधा चलेगा। और आजकल तो धंधे ऐसे भी हो गए जो तिलक लगा लो, चोटी कर लो, लोगों को भाषण देने लग जाओ, प्रवचन देने लग जाओ और धंधा बना लो। धंधे कई तरह के हैं, लेकिन आसान तरीका है। राजनीति हम कर रहे हैं, कोई पता नहीं भगवान कभी बनाएगा नहीं बनाएगा, योग बनेगा कि नहीं बनेगा। 20 साल हो गए सड़कों पे डोलते, लेकिन अगर आप पढ़ोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 5 घंटे भी डेली पढ़ने लग जाओ बच्चियों, 100% आप नौकरी लगो। और जिस घर में नौकरी लग गई हमारे एरिया में, वो घर तरक्की करेगा, वो घर आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ नौकरी नहीं,
इसलिए जरूरी है कि आप शिक्षित बनो। और जो ये खेल की परिपाटी सरकार ने चलाई, ये ओलंपिक खेल जो चलाए हैं, ये इसलिए चलाए हैं क्योंकि पहले जो खेलों का मौका उन्हीं को मिलता था जो पैसे वाले हैं, जिनके पास कोई ग्राउंड है, जो कोई जयपुर कोटा में चला गया, कोई कोचिंग ले ली, कोई जो आजकल खेलों की भी वो चलती है, उसमें जो चला जाए वो खेलते थे। लेकिन एक सरकार ने इस भावना से खेल चालू किए हैं क्योंकि खेलों से स्वास्थ्य ठीक रहता है, खेलों से स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे जो आप जो बुजुर्ग लोग हो, जो बड़े हैं, वो तो अब तक खेतों में जाते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो अपना स्वास्थ्य फिट रहता था। लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, ये मोबाइल में बिजी हो गई। ये सुबह उठते भी इस चक्कर में है कि जल्दी की कहीं मोबाइल न छूट जाए, और रात को सोते भी लेट इसलिए कि कहीं मोबाइल में कोई बात नहीं छूट जाए। ये घरों में पड़े रहते हैं, इनसे ना तो काम धाम होता, ना खेत बाड़ी पे जाते हैं। इसलिए सरकार ने खेल चलाए क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, अब आप देख लो पूरे गांव में युवा इतने 5-7 आप 60 साल से ज्यादा हो। हमारे यहाँ लकवा बहुत ज्यादा आता है, हमारे यहाँ 60 साल के बाद में लकवा की बीमारी बहुत आ रही है। हमारे यहाँ अटैक बहुत आते हैं। हमारे यहाँ 70 साल से बुजुर्ग बहुत कम गांव में मिलते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण है हमारा खान पान गलत है। हम जो तेल वाला सामान खाते हैं, हम जो एक्सरसाइज नहीं करते, हम डोला फ्री नहीं करते, यही कारण है कि हमारे यहाँ जो मौत का आंकड़ा है, जो एज उम्र जो होती है आदमी की, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। आप सवाई माधोपुर उधर शेखावटी में चले जाना, आप रामदेवरा के जाते हो तो उधर जोधपुर देखा होगा ना आपने, 7-7 फुट लंबे आपको आदमी मिलेंगे, गोरे चिट्टे मिलेंगे और बुजुर्ग मिलेंगे। वहां जब कोई बारात जाती है तो आप बुजुर्गों से, साफेदारियों से बसें भर लो, बारातों में साफेदारियों से बसें भर लो। हमारे यहाँ नहीं मिलते, हमारे यहाँ गिनती के बुजुर्ग मिलते हैं। उसका कारण यह है हमारा खान पान खराब हो गया, हम एक्सरसाइज नहीं करते, डोला फ्री हम नहीं करते, योगा गांव में कोई सिखाता नहीं है। वो बाबा रामदेव सिखाता, लेकिन गांव में नहीं सिखाता, वो भी वही सिखाते जहां पैसा कमाना हो। इसलिए आप शिक्षित बनो, समाज को जागरूक करो, अपनी ताकत को मजबूत करो, और जो कोई आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, गरीबों का हो सकता है, गरीबों के पक्ष में बोल सकता है, उसको जब कहीं भी मौका मिले, आपको लगे, मैं नहीं, कोई आसपास में ये जो नेता जो घूम रहे हैं उनमें भी देखा करो कि हमारे घर पे कौन आके बैठ रहा है, हमारे खाट पे कौन आके बैठ रहा है, किसके घर हम जा रहे हैं जहां हमें कुर्सी दी जा रही है। बराबर में बैठो, जाके बैठा करो, बराबर में दादा कैसे बैठा करो। और जो नहीं बैठाए, वो जो गांव में आए तो उससे कह दिया करो, तेरे घर आए थे, जब तूने हमसे खड़े खड़े बात की, तो हमारे घर पर तेरे लिए भी कोई कुर्सी नहीं, तू भी नीचे बैठ। ये जरूरी है। मैं तो आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, पर ये स्कूल का कार्यक्रम है, मुझे नहीं बताना चाहिए, फालतू राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर मैं अभी मेरे नेता पायलट साहब आ रहे हैं धन्यवाद, उसका निमंत्रण देते घूम रहा हूँ। मैं भी 10-20 हजार आदमी लेके टिकट मांगूंगा, आप सब उसमें पधारना। इसी के साथ साथ जय भीम, राम राम।